की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को आप लोग हल्का मत समझिए। अमेरिका के अंदर किस प्रकार का करप्शन होता है, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW ने इसके कई बार डॉक्यूमेंटेशंस कर रखे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने रॉ की तरफ से हुआ एक बहुत बड़ा एक्सपोजर जो कि एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से अमेरिका की टॉप मोस्ट फैमिलीज़ नॉर्थ कोरिया जैसे स्टेट को फंड कर रही थी, उसका एक्सपोजर आपके सामने पेश करूँगा। वॉन शॉन्ग नाम की एक कंपनी है, आपने शायद इस कंपनी का नाम कभी नहीं सुना होगा, लेकिन वॉन शॉन्ग नाम की एक कंपनी 1969 में चाइना के हैंगजू में बनती है। इस कंपनी को बनाने के पीछे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ जो चाइना की MSS है, जिसको हम चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी बोलते हैं, जो कि चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके बहुत सारे अधिकारी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी, ये सारे इस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स बनते हैं। और इस कंपनी का जो फाउंडर कम डायरेक्टर होता है, जिसको CPC MSS दोनों अपॉइंट करते हैं, उसका नाम है लू गोंगकू। लू गोंगकू जो है ये एक व्यापारी था बाय प्रोफेशन। इस बंदे को फ्रंट पे रख के बैकएंड पे पूरी मशीनरी को मैनेज करना, ये एक खेल चाइना ने हमेशा से किया है। चाइना ने वॉन शॉन्ग नाम की ये कंपनी बनाई 1970 के दशक में। सबसे पहले अब ऑब्जेक्टिव ये था कि लू गोंगकू का एक प्रोफाइल बनाया जाए। प्रोफाइल ऐसा हो कि दिखाया जाए कि जो वॉन शॉन्ग कंपनी है ये चाइना के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1970 के दशक से चाइना के ऊपर और चाइना के अंदर की इन गतिविधियों को बड़ा क्लोजली देख रही थी। हमने देखा उस समय कि चाइना जो है, जब उसने वॉन शॉन्ग बनाया तो उसने वॉन शॉन्ग को बहुत सारे कामों से एसोसिएट किया। 1970 के दशक में रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स दिलवाए, ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स दिलवाए, और सबसे बड़ी बात, उसको एनर्जी सेक्टर में बहुत बढ़ावा देने की कोशिश करी। 1970 में एनर्जी जो पूरा सेक्टर था वो बड़ा नेसेंट था, और चाइना उस समय एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़े तरीके से आना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि ग्लोबल रेस ऑफ एनर्जी में वो एक नंबर 1 प्लेयर हो। तो वॉन शॉन्ग का एक प्रोफाइल 1970 के दशक में बना। लेकिन सबसे पेक्यूलियर बात क्या थी? सबसे पेक्यूलियर बात ये थी कि वॉन शॉन्ग का प्रोफाइल तो बन गया, उसने 1970 के दशक में चीन के अंदर बहुत सारा व्यापार भी किया, लेकिन खेल सारा 1980 के दशक से शुरू हुआ। 1980 के दशक से चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने एक निर्णय लिया कि वॉन शॉन्ग को हम ओवरसीज़ भेजेंगे। ये ओवरसीज़ जाके अब दूसरे कंट्रीज़ में ऑपरेशन करेगी। रॉ इसके ऊपर बहुत क्लोजली नज़र रख रही थी, क्योंकि ये स्टेट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन थी। जब इसने ये निर्णय लिया कि हम जो है बाहर जाएंगे और ऑपरेशंस करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि देखें हम ये बाहर जाती कहाँ हैं, और जहाँ जाना था वो तय था, वो था अमेरिका। सबसे बड़ी बात ये हुई कि 1980 के दशक में जो लू गोंगकू था, जो कि कमर्शियल फेस था कंपनी का, फाउंडर डायरेक्टर था कंपनी का, जिसने अपने नाम पे ये सारे प्रोजेक्ट्स चला रखे थे, जिसको बैकएंड पे चाइना सपोर्ट कर रहा था, लू गोंगकू शिकागो जाता है। जैसे ही ये शिकागो पहुंचता है, भारत के रॉ के एसेट्स उस समय शिकागो में, इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि ये यहाँ क्या करने आया है। जैसे ही वो शिकागो पहुँचता है, वो वहाँ जाकर एक काम करता है। लू गोंगकू शिकागो में वॉन शॉन्ग का एक हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश करता है। जब वो वहाँ पे एक हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश करता है, उसके बाद लू गोंगकू जो है अगले 2 दशक अमेरिका के अंदर प्रोमिनेंट लोगों से मिलने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि ये किन किन लोगों से मिलता है। सबसे पहला व्यक्ति जो इसने अपने टारगेट प्रोफाइल में रखा, वो था 1990 के दशक में जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस समय टेक्सास का गवर्नर था, और जब इसने शिकागो में अपना बेस बनाया, उसके बाद टेक्सास में जाकर इसने जॉर्ज डब्ल्यू बुश से एक नाता बनाने की कोशिश करी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि 1990 के दशक में ऐसे कुछ अंदाज आ रहे थे कि आने वाले समय में जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, और जो कि वो बाद में बना भी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब चीन ने ये चीज़ जानने की कोशिश करी कि लू गोंगकू जॉर्ज डब्ल्यू बुश से नाता बना रहा है, तो चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के जो उस समय एसेट्स थे सैन फ्रांसिस्को में, उनके कॉन्सुलेट में, उन्होंने जाके लू गोंगकू को बताया कि सुनिए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश से डायरेक्टली काम नहीं होगा, वो आपको भाव भी नहीं देगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो हमसे एक इन्फॉर्मेशन लीजिए, और इन्फॉर्मेशन ये लीजिए कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बिहाफ पे काम कौन करता है, उसका एक्चुअल दलाल कौन है। और वो था उसका एक फैमिली मेम्बर जिसका नाम था प्रेस्कॉट बुश। प्रेस्कॉट बुश जो है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एक खानदानी रिलेटिव था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बिहाफ पे वो सारे के सारे धंधे संभालता था। और सबसे बड़ी बात, लू गोंगकू ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के उस समय जो एसेट सैन फ्रांसिस्को की कॉन्सुलेट में पोस्टेड थे, उनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन लेके प्रेस्कॉट बुश को नर्चर करने की कोशिश करी। और नर्चरिंग भी ऐसी करी कि 1990 के दशक में आप सोचिए कि लू गोंगकू इस काम में सक्सेसफुल हुआ कि वॉन शॉन्ग नाम की कंपनी, जिसने शिकागो में अपना एक हेडक्वार्टर्स बना रखा था, उस कंपनी का इकोनॉमिक डायरेक्टर प्रेस्कॉट बुश बन गया। चीन के लिए ये सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू था, एक स्पाइंग एंगल में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति
एक ऐसा रिलेटिव जो कि एक फ्यूचर राष्ट्रपति से बहुत क्लोजली जुड़ा है, अगर उसके साथ नाता बन जाए और उसको एक कंपनी में हम ले आएँ तो आप समझ सकते हैं कि आगे खेल कितना आसान होने वाला है। जैसे ही ये हुआ, लू गोंकू ने उसके बाद एक नया एसेट नर्चर करने की कोशिश करी और वो बंदा था शिकागो का मेयर, क्योंकि शिकागो में उसका हेडक्वार्टर था, तो शिकागो के मेयर से उसका रोज़ उठना बैठना होता था। और शिकागो का मेयर बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, उसका नाम था रिचर्ड डेली। रिचर्ड डेली इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि रिचर्ड डेली जो है वो बेसिकली मिशेल ओबामा से बहुत क्लोज था। मिशेल ओबामा वही है बराक ओबामा की पत्नी जो कि फ्यूचर में राष्ट्रपति बनने वाला था। खैर उसकी भनक किसी को नहीं थी, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि मिशेल ओबामा अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि वो बराक ओबामा के बिहाफ पे जिस तरीके से प्रेस्कॉट बुश काम करता था, मिशेल ओबामा काम करती थी। और रिचर्ड डेली जो कि शिकागो का मेयर था, शिकागो के मेयर से जब उसने ये नाता बनाया तो उसको मिशेल ओबामा के पास भी एंट्री मिली। मिशेल ओबामा के साथ उसने व्यापार के संबंध बनाए, बहुत सारे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स वॉनशॉन्ग जैसी कंपनी को दिलवाए। और सबसे बड़ी बात, मिशेल ओबामा ने जब लू गोंकू से इंटरेक्शन किया तो लू गोंकू से इंटरेक्शन करने के बाद मिशेल ओबामा ने उसको एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाया जो मिशेल ओबामा का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। और मिशेल ओबामा का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उसका नाम था जो बाइडन। जब अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद इवेंचुअली ओबामा बनेगा तो आप देखेंगे कि उस समय उपराष्ट्रपति अमेरिका का जो है वो जो बाइडन बनता है। और जो बाइडन से ज़्यादा करप्ट उस समय कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि जो बाइडन ने इस प्रकार के नेटवर्क्स बना रखे थे कि वो सारे के सारे धंधे बहुत सरल तरीके से हासिल कर लेता था। तो आप सोचिए कि लू गोंकू जब अमेरिका के शिकागो में पहुंचता है, वो इवेंचुअली रिचर्ड डेली से लेके आपके जॉर्ज डब्ल्यू बुश से लेके प्रेस्कॉट बुश से लेके और सबसे बड़ी बात जो बाइडन तक के कॉन्टैक्ट्स बना लेता है। खेल असली में शुरू होता है 2009 से। 2009 में ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। 2009 में उस समय एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ ये भी होती है कि अमेरिका एक आर्थिक क्राइसिस से गो थ्रू कर रहा होता है। इस आर्थिक क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए ओबामा एक रणनीति बनाता है। ओबामा कहता है कि देखिए कंट्री में आर्थिक क्राइसिस है, इस क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट प्लान है। पहला पॉइंट प्लान ये है कि हम टैक्स पेयर्स का जो पैसा है कुछ कंपनियों को देंगे। ये कंपनियां क्या करेंगी कि ये अमेरिका में नौकरियां क्रिएट करेंगी। जैसे ही नौकरियां क्रिएट होंगी उससे उत्पाद बढ़ेगा, उत्पाद बढ़ेगा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था इंप्रूव होगी। इस रणनीति से ओबामा ने 2009 में एक प्लान अनाउंस किया। प्लान के तहत उसने कहा कि हम बायोफ्यूल्स, क्लीन एनर्जी और सबसे बड़ी बात सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देंगे, प्रमोशन करेंगे। और जब उसने ये बात बोली तो यहाँ पर आती हैं 2 बड़ी महत्वपूर्ण कंपनियाँ। सबसे पहली जिसका नाम था A123 और दूसरा फिस्कर। अब इन दोनों के पीछे का खेल क्या है, खेल समझिए। ओबामा 2009 में राष्ट्रपति था, हमें ये बात पता थी। वाइस प्रेसिडेंट था उस समय अमेरिका का जो बाइडन। जो बाइडन के ऊपर नज़र रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 2009 से ही रख रही थी। हमें ये चीज़ पता थी कि जो बाइडन का जो लड़का है हंटर बाइडन बहुत सारी ऊथ हरकतों में पड़ा हुआ था। हंटर बाइडन ने एक कंपनी बनाई थी रोजमॉन्ट। ये रोजमॉन्ट जो है एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था बाइडन्स के लिए, जिससे कि वो सारे इलीगल धंधे करता था। हुआ क्या कि रोजमॉन्ट जो थी जिसका लीडर था हंटर बाइडन, वो हंटर बाइडन अकेला नहीं था। हंटर बाइडन के साथ साथ वहाँ पर जॉन केरी जो कि अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस समय, उसका पुत्र वो भी इन्वॉल्व था। और खेल देखिए कि जॉन केरी, ओबामा, हंटर बाइडन, जो बाइडन, इन लोगों ने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया। ओबामा ने अनाउंसमेंट करी कि भाई हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देंगे। उस समय क्या हुआ कि रोजमॉन्ट ने एक कंपनी क्रिएट करी। रोजमॉन्ट ने जिस कंपनी को क्रिएट करी उसका नाम था फिस्कर। अब खेल ये था कि फिस्कर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करेगी। क्यों? क्योंकि ओबामा ने बोला है कि टैक्स पेयर का पैसा कुछ कंपनियों को दिया जाएगा जो कि प्रोडक्शन करके उत्पाद बढ़ाएंगी, नौकरियां क्रिएट करेंगी। खेल देखिए, खेल सारा हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा था। हंटर बाइडन, जॉन केरी का लड़का, रोजमॉन्ट के थ्रू एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं फिस्कर। फिस्कर बोला जाता है कि ये कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को अमेरिका में बढ़ावा देगी। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए बैटरी भी चाहिए होती है। अब बैटरी कहाँ से आएगी? 2001 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ साइंटिस्ट्स ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था A123। ये जो कंपनी थी A123 2001 से बड़ी फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल थी।
उसका रीज़न ये था कि ये लोग बेचारे रिसर्च कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज़ में, पर इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और इस समय हंटर बाइडन के मन में एक बात आई। उसने जाके अपने बाप को बोला कि सुनिए, ये कंपनी है A123 और हमारे पास है फिस्कर। A123 रिसर्च कर रही है बैटरीज़ में, उनके पास पैसा नहीं है, उनको पैसा दो। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही वो पैसा लेके रिसर्च करेंगी, हम एक ऐसा नियम कानून बना देंगे कि वो पैसा जो A123 को दिया जाएगा जिससे कि वो बैटरी बनाएगा, वो बैटरी केवल और केवल फिस्कर खरीदेगा। और फिस्कर जब बैटरी खरीदेगा तो फिस्कर बाकी गाड़ी बना के वो बैटरी को लगाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी मैन्युफैक्चर करेगा। और देखिए यही हुआ कि जब ये खेल पूरा का पूरा ओबामा के सामने पेश किया गया तो 2009 में ओबामा ने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव प्रोजेक्ट अनाउंस किया। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव प्रोजेक्ट अमेरिका के इतिहास में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके तहत ओबामा ने अनाउंस किया कि हम लोग फिस्कर को पैसा देंगे, फिस्कर को पैसा देंगे ताकि फिस्कर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियाँ बनाए, और A123 को पैसा देंगे जो बैटरी बनाए, और फिस्कर A123 से बैटरी लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करके अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचेगी। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि सारा खेल हो तो गया स्टार्ट, पैसा फ्लो करने लग गया, लेकिन भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उस समय फिस्कर और A123 पे बड़ी क्लोज नज़र रख के बैठी थी। और भारत की रॉ जो थी वो अमेरिका के अंदर एक बहुत ही डिस्क्रीट लेवल पर एक काम और ये भी कर रही थी, देखने की कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन वहाँ पे होने की आवश्यकता है, क्या लोगों में डिमांड है। और भारत की रॉ को असेसमेंट्स आ रहे थे कि डिमांड किसी प्रकार का नहीं है। आने वाले समय में वही हुआ। 2012 तक परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पिछले 3 साल से जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हो रही थी, जितना पैसा फिस्कर और A123 में जा रहा था, उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बन रहे थे उसकी डिमांड ही नहीं आ पा रही थी। अब हुआ क्या? अब जाहिर सी बात है कि A123 जिसमें बहुत सारा पैसा लगा हुआ था, अब कुछ तो करके A123 को बचाना था। 2012 तक A123 जो पहले भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, 2012 में A123 ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि भाई अब हम फाइनेंशियली काम नहीं कर सकते। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बड़ा क्लोजली A123 को ऑब्जर्व कर रही थी कि अब क्या होगा, और उन्होंने देखा कि उस समय ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि A123 जो है उसको हैंडओवर किया जाए CIA को। CIA ने क्या किया? CIA ने तुरंत A123 के साथ जुड़ने का काम किया और उन्होंने A123 को बहुत सारे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने शुरू कर दिए। इन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत ये हुआ कि जो मिलिट्री बैटरीज होती हैं, खास करके जो मिलिट्री सैटेलाइट्स में प्रयोग होती हैं या मिलिट्री के जो इंस्टॉलेशंस हैं उसमें प्रयोग होती हैं, और मिलिट्री के खास करके बड़े एडवांस्ड ड्रोन्स जो उस समय US की मिलिट्री बना रही थी, उसके ठेके दिलवाने शुरू कर दिए। 2012 से A123 जो है मिलिट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स में गई। लेकिन समस्या क्या थी? एक ऐसी कंपनी जो कि गाड़ियों के लिए बैटरी बना रही थी, वो मिलिट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल नहीं कर पाई। उसको 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स तो मिल गए, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाई। 2013 में A123 ने फिर से हाथ खड़े कर दिए। रॉ बड़ा क्लोज नज़र रख रही थी, देख रही थी कि अब A123 का क्या होगा। अब तो CIA भी नहीं बचा पा रही, और जो उस समय हुआ उसने सबकी रोंगटे खड़े कर दिए। 2013 में जब वो फाइनेंशियली वाइबल नहीं थी A123, डिस्पाइट कि उसको मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, उस समय वॉन शॉन्ग ने बोला, उस समय ये जो कंपनी थी वॉन शॉन्ग, जिसका लीडर था लू हुंको, उसने बोला कि ये कंपनी को हम अक्वायर करेंगे। ओपन बिडिंग हुई 2013 में, और सबसे बड़ी बात आप सोचिए कि उस ओपन बिड में A123 का पूरा एसेट, पूरा टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीद लिया गया। किसकी तरफ से? वॉन शॉन्ग की तरफ से। वॉन शॉन्ग ने जैसे ही इस चीज़ को पूरा खरीदा, तो आप सोचिए कि वॉन शॉन्ग के हाथ एक ऐसा गोल्ड माइन लग गया, और वो गोल्ड माइन कि जिसके पास 10-10 साल के US मिलिट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो पिछले 30-40 साल से एक शांत एफर्ट कर रही थी कि US मिलिट्री के अंदर पेनिट्रेट कर पाए, उसने वॉन शॉन्ग का प्रयोग करके ये खेल खेला। लेकिन ये खेल यहीं ख़त्म नहीं हुआ, खेल तो अभी शुरू हुआ था। खेल इसलिए शुरू हुआ कि जब वॉन शॉन्ग के हाथ A123 कंपनी आ गई, और वॉन शॉन्ग जो बैटरीज बना रही थी जिसका मिलिट्री एप्लीकेशन भी था, वॉन शॉन्ग ने कंपनी को अक्वायर करते ही तुरंत बोला कि इसकी सारी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब कंपनी हमारी है, हम इसको हैंगजू चाइना ले जा रहे हैं। हैंगजू चाइना, जहाँ पर बेसिकली वॉन शॉन्ग का हेडक्वार्टर था, ये कंपनी ने सारी की सारी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप को वहाँ ले गए। 2013 में नौकरियों की कटौती हुई। अमेरिकन जितने भी इन्वॉल्व थे, जो ओरिजिनली एक आइडिया कंसीव हुआ था कि ये नौकरी क्रिएट करेंगे, सारी नौकरियां ओवरनाइट चली गई। कंपनी का सारी की सारी टेक्नोलॉजी और एसेट्स
हैंगजू चले गए। और जैसे ही ये पहुँचे उस समय सारे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स भी चाइना के हाथ लग गए। और जैसे ही ये चाइना के हाथ लगे, चाइना को समझ आ गया कि भैया हमारे हाथ तो एक गोल्ड माइन लगा है। और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने 2013 में फिर उस समय CIA को बताया और अपने काउंटर पार्ट्स को उस समय इस चीज़ की इतला करी कि भैया आप तो बुरे फंस गए, आपके साथ तो वो हो गया जो होना ही नहीं चाहिए था। आपके सारे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स, बैटरी की टेक्नोलॉजी, बैटरी का पूरा कंस्ट्रक्शन और कौन से मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर क्या रिसर्च कर रहे थे जिसमें कौन सी बैटरी लगेगी, ये सारा डेटा तो चाइना ले गया। आप तो हाथ पे हाथ धरे रह गए। अब CIA के मन में हुआ कि भैया अब हम क्या करें, अब तो ये बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि अब सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट तो इनके पास चला गया है। तो उन्होंने जाकर उस समय 2014 की बात है कि CIA के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, जो बाइडन उपराष्ट्रपति और ओबामा राष्ट्रपति से मिले, उन्होंने जाके बोला कि भाई देखिए ये बहुत एक नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है अमेरिका के लिए, आप कुछ कीजिए। लेकिन जैसे ही इस बात की इतला वॉन शॉन्ग को हुई, वॉन शॉन्ग ने उस समय तुरंत ही रॉ को अंडरकट करने के लिए और CIA को अंडरकट करने के लिए जो बाइडन को और साथ में ओबामा को एक प्रपोजल दिया। उन्होंने प्रपोजल ये दिया कि सुनिए, ये जो वॉन शॉन्ग और A123 की डील है इसको कुछ कीजिएगा मत, उसके बदले में हम आपको एक काम करेंगे कि आपके जितने भी एशिया से लेके यूरोप तक जितने एलाइज हैं उनको जितनों को कॉपर की रिक्वायरमेंट है वो कॉपर हम प्रोवाइड कर देंगे सस्ते में आपको, मार्केट रेट से। अमेरिका ने सोचा कि भाई इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। उस समय वॉन शॉन्ग ने बोला कि हम इसमें आपको कमीशन देंगे और आपके एलाइज को यदि कॉपर हम सस्ते रेट पे प्रोवाइड कर देंगे तो फ़ायदा तो इनडायरेक्टली आपका ही होगा, क्योंकि वो कॉपर को प्रयोग करेंगे और कॉपर का प्रयोग करके जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी उससे इनडायरेक्टली फ़ायदा अमेरिकन कंपनियों को ही होगा। लेकिन सवाल ये था कि चाइना कॉपर लाएगी कहाँ से, चाइना ने कॉपर लाना कहाँ से था। इसके लिए हम जाएंगे 2 मिनट और पीछे और हम जाएंगे 2007 में। 2007 में वॉन शॉन्ग जो है उसने एक जॉइंट वेंचर किया था, और जॉइंट वेंचर किया था उसने नॉर्थ कोरिया में। और नॉर्थ कोरिया की एक कंपनी थी जिसका नाम है कोरियन माइनिंग डेवलपमेंट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। कोरियन माइनिंग डेवलपमेंट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन कोरिया की स्टेट फंडेड कंपनी है। कोरिया के अंदर जितने भी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, और मैं बात नॉर्थ कोरिया की कर रहा हूँ, वो कंट्री जो पूरे वर्ल्ड में आइसोलेटेड थी, वो कंट्री जिसके ऊपर अमेरिका से लेके संयुक्त राष्ट्र के सैंक्शंस थे, वॉन शॉन्ग ने 2007 में कोरियन माइनिंग डेवलपमेंट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये हुआ था कि उस समय वॉन शॉन्ग ने डील के तहत ये निर्णय लिया था कि वॉन शॉन्ग पैसा इन्वेस्ट करेगी कोरिया में, और कोरिया में एक माइन था, कॉपर का माइन, जिसका नाम था हाइसन माइन, रियांगयांग डिस्ट्रिक्ट में, रियांगयांग प्रोविंस जो नॉर्थ कोरिया का था, वहाँ पर जो हाइसन कॉपर माइन था, वो कॉपर माइन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉपर माइन माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जितनी कॉपर की जो मात्रा पाई जाती है और जो प्योरिटी है कॉपर की, वो पूरे विश्व तौर पर और कहीं नहीं पाई जाती। तो चाइना ने नॉर्थ कोरिया को डील के तहत ये प्रपोजल दिया, हाइसन में पैसा हम लगाएंगे, हाइसन कॉपर माइन में लेबर नॉर्थ कोरिया आप अपनी दो, और उस लेबर के तहत कॉपर को माइन करो, और वो कॉपर हम पूरे विश्व तौर पर बेचेंगे। और सबसे बड़ी बात, $23 मिलियन की ये डील जो 2007 में साइन हुई थी, ये 2027 तक थी। ये 2027 तक 20 साल की एक डील, जिसमें हर साल चाइना की वॉन शॉन्ग 70,000 टन कॉपर निकालेगी नॉर्थ कोरिया से और उसको बेचेगी पूरे विश्व में। इसकी डील नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना ने वॉन शॉन्ग जो था उसने 2007 में ही साइन कर ली थी। और जब 2014 में ये बात आई कि भैया A123 के ऊपर इश्यूज हो रहे थे, CIA के अधिकारी कंप्लेन कर रहे थे, तो उस समय ओबामा और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक निर्णय ले लिया, और निर्णय ये था कि ठीक है, आप A123 को अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो आप हमारे एलाइज को कॉपर सप्लाई कीजिए, क्योंकि हमारे एलाइज जापान से लेके यूरोप तक जो हैं, उनमें जितनी भी कंपनियां जो कॉपर का प्रयोग कर रही हैं वो तो हैं हमारी ही। यानी कि आप सोचिए कि फ्रांस, जर्मनी, इसके अंदर एक अमेरिकन कंपनी ऑपरेट कर रही है जो कॉपर का प्रयोग कर रही है। अब अमेरिका से एक कंपनी अगर फ्रांस जाके व्यापार करती है तो फ्रांस भी उस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद रहता है और अमेरिका भी रहती है। लेकिन फ्रांस को बोला गया कि आप कॉपर चाइना से खरीद लीजिए, चाइना आपको कॉपर देगा, लेकिन ये कॉपर आएगा कहाँ से? ये आएगा हाइसन कॉपर माइन से, जो कि नॉर्थ कोरिया में था। आप सोचिए कि एक टाइम पे एक जगह पर जब पूरा विश्व
एकजुट होकर नॉर्थ कोरिया को आइसोलेट कर रहा था। एक जगह जब अमेरिका उस समय खुद खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र में कोरिया के खिलाफ वोट कर रहा था, उसी जगह पर पीछे से चुपचाप अमेरिका के सीनियर लोग कोरिया से ये डील करके कोरिया और चाइना के इस प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट कर रहे थे। और आज की डेट में रॉ के आर्काइव्स में ये पूरा खेल डॉक्यूमेंटेड है कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया का कॉपर पूरे विश्व तौर पर सप्लाई किया जाता है चाइना के बिहाफ पे। और सबसे बड़ी चीज़ कि किस तरीके से चाइना ने अमेरिका को उल्लू बनाया और उसके सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से लेकर उसके ड्रोन डिप्लॉयमेंट से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी में जिस प्रकार की बैटरियों का प्रयोग होना था वो सारा डेटा कैप्चर कर लिया। ये टाइप के ऑपरेशंस किताबों में नहीं मिलते, लेकिन आपको इस वीडियो में सुनकर आई होप अच्छा ज़रूर लगा होगा। कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।